टोकुसो सेंताई डेका रेंजर। इस शो को लेके भाई साहब मैं पागल हो चुका हूँ और मैं चाहता कि तुम भी इसको देख के पगलाने लगो। सिर्फ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आखिर क्यों मैं एक बच्चों के सुपर हीरो शो की बात करने को लेके इतना एक्साइटेड हूँ? क्या है ऐसा भला इसमें? पावर रेंजर्स तो हम लोगों ने बचपन में कुत्तों की तरह देखा ही था। मेरा पहला पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स था। वहां से लेके आरपीएम तक मैंने सारे देखे थे। उसके बाद काफी लोगों की तरह मेरी उम्र बढ़ गई और मैं भी उनसे उबर गया। फिर एक दिन ऐसे ही मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठ के जो पावर रेंजर्स देखे उन्हें रैंक कर रहा था। तुम्हें टॉप 3 जानने हैं मेरे तो वाइल्ड फोर्स, निंजा स्टॉर्म और डायनो थंडर, तीनों लाइन से। तो फिर अचानक से हुआ कि आओ नॉस्टैल्जिया के लिए पावर रेंजर जिस जापानीज शो से इंस्पायर्ड हुआ था सुपर सेंताई, उसकी कोई फिल्म देख दी जाए। और यूट्यूब में हमें ये फिल्म मिली, गोकाइजर गोसेजर सुपर सेंटाई 199 हीरो ग्रेट बैटल। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता तो वो इतना लंबा नाम और गोकाइजर गोसेजर जैसे शब्द सुन के हार मान चुके होंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो सुपर सेंताई के हार्डकोर फैंस हैं उन्होंने जैसे ये नाम सुना होगा उनके मुंह से लार चू गई होगी। मैं यहाँ दोनों मुंह की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में सुपर सेंताई की 35th एनिवर्सरी फिल्म थी और इसमें सारे पिछले 34 सुपर सेंताई सब एक साथ एक ही बैटल में मौजूद होते हैं। एवेंजर्स एंड गेम लेवल समझ लो। इतनी ज्यादा सही फिल्म थी वो। एम्बिशियस प्लॉट तो चलो है ही, लेकिन एक्शन से लेकर कैरेक्टर इंटरेक्शन तक सब इतना चौकस था। तुम लोगों ने अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब में अवेलेबल है, एक पल के लिए बोर नहीं होगे। तो इस फिल्म की वजह से मेरा सुपर सेंताई में भयानक इंटरेस्ट बढ़ गया, खासकर एक सर्टेन कैरेक्टर इंटरेक्शन से। ये दोनों येलो रेंजर लड़कियों की मतभेद, ये इतना क्यूट इंटरेक्शन था और हम लोग दोस्त बैठ के आर्ग्यू कर रहे थे कि इनमें से कौन ज्यादा क्यूट है। अब हम लड़कों के लिए पावर रेंजर्स को लेके एक ये चीज भी होती है, बाकी सब तो ठीक है, पर भाई लड़कियां बड़ी धाकड़। निंजा स्टॉर्म की ब्लू रेंजर जब पहली बार सर्व करके निकलती है उसी क्षण में एक बच्चे से एडल्ट हो गया था। फिर भाई डायनो थंडर की येलो रेंजर को ले लो, मिस्टिक फोर्स की ब्लू रेंजर ले लो, आरपीएम की येलो, और फिर वाइल्ड फोर्स में आते। ये दोनों लड़कियां मेरी पहली बड़ी दीदियां क्रश थी। और फिर ये प्रिंसेस वाली आंटी, ये भी अलग लेवल पे थी। उम्र का कोई पक्षपात नहीं करता हूँ मैं, तो ज्यादा सिंपिंग नहीं करते हैं। तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी अब मैंने ठान लिया कि मुझे सुपर सेंताई देखना चालू करना है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? तुम लोग ध्यान दे रहे होगे तो मैं एक सबसे पॉपुलर पावर रेंजर का जानबूझकर जिक्र नहीं कर रहा हूँ, एसपीडी। ऑब्वियसली ऑपरेशन ओवरड्राइव भी है, लेकिन हु केयर्स। तुम्हें यहाँ सिर्फ एसपीडी मानना है तभी मेरी स्क्रिप्ट की नैरेटिव सही से चलेगी, इसलिए ओवरड्राइव भाड़ में जाए। तो एसपीडी मुझे उतना पसंद नहीं था। सबसे पहले तो एनिमल्स, निंजा और डायनासोर के थीम्स के बाद साला पुलिस का थीम आया, कतई इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद ये इतना ज्यादा प्रमोट किया गया था कि सुबह शाम रात हर टाइम एसपीडी चला करता था, तो इसे मैंने इतनी ज्यादा बार देखा था कि भयंकर बोर हो चुका था। इसके बाद भी पता नहीं क्यों मैंने एसपीडी का काउंटर पार्ट वाला सुपर सेंताई टोकुसो सेंताई डेका रेंजर ही सबसे पहले उठाया। कभी कभी मनुष्य अपने स्वभाव से एकदम विपरीत चीजें कर डालता है, ऐसा मैंने ग्रंथों में पढ़ा था। अब सबसे पहली बात, किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि मैं एसपीडी का जापानीज वर्जन रिकमेंड करने वाली वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो वही तो बात है, ये दोनों शोज का सिर्फ थीम सेम है, बाकी राइटिंग पूरी की पूरी अलग है। तो एट लास्ट हम लोग अपने मेन शो पे पहुंच गए हैं, टोकुसो सेंताई डेका रेंजर। डेका रेंजर की सेटिंग एक फिक्शनल अर्थ है जहाँ पे स्पेस ट्रैवल नॉर्म हो चुका है और काफी एलियन स्पेशीज अब ह्यूमन के साथ मिलकर रहने भी लगे, जिन्हें इन लोग एलियनाइजर कहते हैं। तो कहो ऐसे राक्षसी शरीर वाले एलियन सड़कों पे यूं ही मंडराते दिख जाएंगे और इनमें से काफी लोग तो इंसानों के साथ रिलेशनशिप में भी हो जाते हैं। इस सेटिंग से मुझे सीधा गिंतामा याद आता है। अब इस स्पेस ट्रैवल की वजह से हरामी एलियंस को भी छूट मिल चुकी है, तो वो इधर उधर भटक के दूसरे प्लैनेट्स पे अपनी गुंडागर्दी दिखाने आया करते रहते हैं और इनको रोकने के लिए एक स्पेस पुलिस फोर्स बनी हुई है, एसपीडी, जिसका फुल फॉर्म यहाँ स्पेस पेट्रोल डेल्टा नहीं है। इधर एसपीडी का फुल फॉर्म है स्पेशल पुलिस डेका रेंजर। और हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट अर्थ ब्रांच के डेका रेंजर्स है, जिनका बॉस एक कुत्ते के सर वाला एलियन है, टोगी क्रूगर। डेका रेंजर की प्लॉट की सबसे खास बात है कि इसमें प्लॉट ही नहीं है। हर एपिसोड में बस एक नया केस होगा और इनकी टीम उसे सॉल्व करेगी। कोई प्राइमरी एंटेगनिस्ट जैसा भी कुछ नहीं है इसमें, केवल एक एलियन होता है जो मोस्टली बैकग्राउंड में रह के बाकी विलेंस ऑफ द वीक को वेपन्स प्रोवाइड करता है। और इसी वजह से डेका रेंजर के एपिसोड्स प्लॉट से ज्यादा इन कैरेक्टर्स पे फोकस्ड रहते हैं। तो तुम लोग समझ रहे होगे मेरा इस शो को पसंद करने का सबसे बड़ा रीजन ये कैरेक्टर्स ही है। फिर से तुम लोगों को गिंतामा की झलक दिख रही होगी इसमें। एपिसोडिक नेचर होने की वजह से डेका रेंजर दो चीजें बहुत चौकस करता है। हर एपिसोड में यूनिक सिचुएशंस और सिनारियोस तुम्हें मिलेंगे और फिर उन सिनारियोस में इन कैरेक्टर्स को रख के बकैती करा देते हैं। इस शो के मेरे फेवरेट सीन्स वो होते हैं जब ये सब बैठ के अपने हेडक्वार्टर में एक दूसरे को टीज करते हैं, और जितना शो आगे बढ़ता जाएगा इनके बीच का डायनेमिक और बेहतरीन खिल के दिखने लगेगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस शो की राइटिंग से इंप्रेस होने वाला हूँ। तो हमारे रेंजर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेरी फेवरेट कैरेक्टर इस शो की डेका पिंक, कोमे कोदो, जिसे ये शॉर्ट में उमे को बुलाते हैं। ये टीम की बबली एयर हेड कैरेक्टर है, जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाथ टब में पड़ी रहती है और इसने अपने ये 3 रबर डक्स के नाम भी रखे हुए हैं। ऐसी प्योर ढक्कन लड़की है ये। इसे एक रोबोट कुत्ते मर्फी को देख रेख में रखा जाता है और वो इसकी बात नहीं मान रहा होता है तो ये उसे हेडलॉक में फंसा के गिरा देती है और फिर उसे आम बार मारने लगती है।
और फिर से मैं गिंतामा को लाना चाहता हूँ। ये लड़की पूरी की पूरी गिंतामा की कागुरा है। वो भी सेम अपने बड़े कुत्ते सादा हारू को हंसते खेलते पदेलती थी। फिर एक एपिसोड था जिसमें उमे को अपना एसपीडी लाइसेंस खो देती है, जिससे ये लोग मॉफ होते हैं। तो वो जो नहीं होता है जब ये लोग ट्रांसफॉर्मेशंस और रोल कॉल करते हैं तो बाकी मेंबर्स अपना अपना रोल कॉल करते हैं और ये पगली उसमें ये कहती है, 一体全体ライセンスはどこ？ एक ये सीन होता है कि ये लोग बेस में टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर हर एक स्कोर में 200 में से 170 से 180 आ रहा होता है और इसका स्कोर 67 आता है। टीम में नया आया मेंबर उससे पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या जो इतने कम स्कोर है। फिर वो उसे सेलिब्रेट करके बताती है कि आज ये उसका बेस्ट स्कोर था, इससे पहले वो सिर्फ 30-40 में ही रहती थी। ये लड़की जब जब स्क्रीन में होती है मैं बहुत इंगेज रहता हूँ। कुछ ना कुछ बेवकूफ़ वाली बात करेगी और हर कोई इसे डांट देता है, या इसे गुस्सा दिला दिया तो ये गंदा डांट देती है। तो ये सबसे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एक फनी और टीम की सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर होगी। बस यहीं पे ये लड़की पूरी अलग है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैटल में ये ज्यादा कुछ नहीं करती है, ऑलमोस्ट साइड में ही रहती है और ना इस पे टीम मेंबर्स उतना रिलाई करते हैं। फिर जैसे कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इसको कहीं जरूरी काम में जाना है या फिर आगे खड़े विलेन से इससे कोई पर्सनल दुश्मनी है तो वही ये सुपर सेंताई के मेगा बैटल्स के सारे रूल्स को डिफाई कर देती है। पूरी फाइट अकेले दम पे जिता देती है। सिर्फ इसके सेक्शन के लिए मेगा इसकी पर्सनैलिटी जैसे बिहेव करने लगता है। एक्स किक, ड्रॉप किक, लिटरली सुअरों की तरह धोती है विलेंस को। बाकी टीम मेंबर्स केवल बैठ के मुंह ताक देते हैं कि आखिर हुआ क्या भाई। एक एपिसोड में ओपोनेंट को कैसे हराए समझ नहीं आ रहा होता है तो ये लड़की साके पी लेती है और फिर ड्रंकन स्टाइल करने लगती है। सही बता रहा, एक भी सीन नहीं होता जिसमें ये हो और वो बोरिंग जाए। अगली रेंजर है देखा येलो, मारिका रेमोन, लेकिन इसको लोग इसके निकनेम जास्मिन से बुलाते हैं। अब सुपर सेंताई के फैन बेस में इस लड़की को लेकर भयानक सिम्स भरे हैं। ऑब्वियसली मैं भी हूँ। जास्मिन टीम की अकेली मेंबर है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। ये एक एस्पर है जो किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट को छू लेगी तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री या उनके मेमोरी के फ्रैगमेंट्स को देख सकती है। और चिंता ना करो, ये इन्फॉर्मेशन तुम इस शो को देखते समय बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि जब जब ये लड़की अपनी एबिलिटी यूज करने जाती है तो नरेटर तुम्हें बार बार बताएगा। ジャスミンはエスパーである。 आखिरी के एपिसोड्स तक में तुम्हें यही एक्सप्लेनेशन दी जाती है। जैसा कि देख सकते हैं ये टीम की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि केस सॉल्व करने के लिए इसकी एबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और फिर ये फैन फेवरेट कैरेक्टर भी है। लेकिन शो के शुरुआत में मुझे इसका बस यही एस्पर वाले गिमिक के अलावा और कुछ इतना बढ़िया नहीं लग रहा था, लेकिन धीमे धीमे इसका जोक वाला साइड दिखने लगा। ये विलेंस को अजीबोगरीब नाम दिया करती है। 甲冑くん फिर इसका वियर्ड टोन में वन लाइनर्स मारना। 疲れ旅日記には書いておこうバイバラ एक बार एक एलियनाइजर आया होता है जो अपनी एबिलिटी से बिल्डिंग जला देता है तो ये आके उसे ये ज्ञान देती है। 火遊びで許されるのは夏の恋だけよ。え、夏だけ？ जास्मिन और उमेको के जो साथ वाले एपिसोड्स होते हैं वो इतने धाकड़ होते हैं। इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन इतना सही से लिखा गया है। एक तो दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल बेस्ट बैठती है, एक अनप्रेडिक्टेबल पगली है और दूसरी कैलकुलेटेड पगली। लिस्ट में अगला है डेका ग्रीन, सेनिची इनारी, लेकिन डेका रेंजर्स इसे सेनचान बुलाते हैं। ये टीम का ब्रेन है। तुम लोग ऑलरेडी जानते होगे कि ये अपने हाथ के बल में खड़े होकर क्लूज को सॉल्व कर लेता है। आधे से ज्यादा डेका रेंजर्स के केस अगर ये ना हो तो कभी सॉल्व ही ना हो। इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल लेड बैक वाली रहती है। बहुत कम ही होता है जब ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट दिखाए, इसलिए दूसरे से जज कर देते हैं। तो सेम इसका भी उमे को जैसा है। जब भी ये इमोशनल हो जाता है तो इस पर जैसे माता चढ़ जाती है और सारे अटैक्स डायरेक्ट खाने पे भी इस पर कुछ असर ही नहीं करते। इसके एपिसोड्स मोस्टली इन्वेस्टिगेशन क्राइम मिस्ट्री वाले होते हैं जिसमें ये ऑब्ट्यूज तरीके से केस को सॉल्व करता है। एक एपिसोड होता है जिसमें ये सिर्फ फोन से डिस्क्रिप्शन सुन के अपने दिमाग में पूरा क्राइम सीन बना देता है। वन ऑफ द बैडेस्ट सीन था वो इस शो का। अब आता है टीम का परफेक्ट गाय, द स्नाइपर डेकाब्रू, होजी थॉमस। शो के शुरुआत में होजी मुझे सबसे घटिया कैरेक्टर लगा था। ये वो सोफिस्टिकेटेड बाय द बुक्स वाला लौंडा होता है जो हर दूसरे को निगलेक्ट कर देगा जो इसकी तरह सोच नहीं रखते हैं। इस कैरेक्टर का पूरा गिमिक बस इतना था कि ये ड्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल और कठिन समय में भी सबसे काम रहने वाला आदमी है, इसलिए इसे मैंने सीधा बोरिंग घोषित कर दिया था। लेकिन फिर इसके सेंट्रिक एपिसोड्स मैंने देखे और मेरा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव भी बदल गया इसको लेके। अगर मुझे शो के टॉप 3 फेवरेट एपिसोड्स चुनने होंगे तो तीनों होजी के होंगे। इसके एपिसोड्स में हमेशा इसे ऐसे डायलेमा में रख दिया जाता है कि इसे अपने ड्यूटी और पर्सनल लाइफ के बीच डिसीजन लेना रहता है और उन्हीं कठिन सिनारियोज में जब इसका परफेक्ट डिमीनियर टूटता है और उसके बाद भी ये पूरी कोशिश कर देता है कि सही डिसीजन ले। प्यारी राइटिंग। मेरा बस चले तो मैं इसके सेंट्रिक सारे एपिसोड्स की बात कर दूं, लेकिन फिर हम लोग बहुत देर तक इसी कैरेक्टर में पड़े रहेंगे, तो मैं सिर्फ एक की बात करता हूँ। एक बार एक एलियनाइजर अपने और होजी में बॉडी स्वैप कर देता है और फिर उसका ट्रांसलेटर डिवाइस भी तोड़ देता है। तो पूरे एपिसोड में होजी उसी एलियनाइजर की बॉडी में रहता है और डिवाइस के बिना किसी ह्यूमन से बात भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो एलियन होजी की बॉडी में डेका रेंजर्स के साथ मिलकर उस एलियनाइजर को डिलीट के लिए अप्रूव कर देता है। अब होजी के लिए ऐसा डायलेमा क्रिएट होता है कि वो कहीं भी दिख जाएगा तो डेका रेंजर्स उसे डिलीट कर देंगे और वो उन्हें सच्चाई बता भी नहीं पाएगा।
फिर वो एलियनाइजर होजी की बॉडी की मदद से डेका बेस अपने कंट्रोल में ले लेता है और उससे सिटी को तबाह करने का प्लान बना रहा होता है। इस जगह होजी ऐसा डिसीजन लेता है जिसकी वजह से इसके लिए मेरी इज्जत 10 गुना बढ़ गई थी। ये डेका बेस में उस एलियनाइजर को रोकने चला जाता है, ये जान के भी कि इसको वहां लोग डिलीट कर देंगे। सोचो बस, ये लोगों को बचाने के लिए मरने के लिए भी तैयार है, और वो भी तब जब बाद में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असलियत में ये उस एलियनाइजर की बॉडी में था। आखिर में इसके टीम मेंबर्स समझ ही जाते हैं कि असली होजी वही है, क्योंकि भाई इनके टीम में आखिर सिन चान है। इस एपिसोड के एंड का हेडक्वार्टर सीन इतना प्यारा होता है जब सबके साथ दोबारा बेस में प्रेजेंट होने पे होजी इमोशनल हो जाता है। 王子泣いてるの？俺がそんなわけないじゃないですか。本当？本当ですったら。 इतनी खूबसूरत राइटिंग थी ये, और ट्रस्ट मी ये इसका बेस्ट एपिसोड नहीं है। और अब मेन टीम का लास्ट रेंजर देखा रेत बान अकाजा। ये टीम का हॉट हेडेड लौंडा है। भाई का बस इतना काम है, जोर से चीखो, गुंडों को पधेलो और ये करो। शो के शुरुआत में बान का अर्थ के एसपीडी में ट्रांसफर हो जाता है, तो नया मेंबर होने की वजह से हमें बाकी कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटी समझने वाला एक पीओवी मिल जाता है, और शुरुआत के एपिसोड्स में बान बाकी टीम मेंबर्स की खासियत समझने में बिताता है। बेस्ट एस्पेक्ट है इस कैरेक्टर का कि कैसे ये बाकी टीम मेंबर्स को बैकग्राउंड में रह के हाइप करता है। कोई मेंबर डिप्रेस्ड है तो आगे खड़ा एलियनाइजर भाड़ में जाए, ये बंदा लड़ाई के बीच से अपने दोस्त को दोबारा लाइन पिलाने के लिए चला जाएगा। डिमोटिवेटेड बैठे हैं तो उन्हें गंदा सुनाता है, फिर भी उन्हें नहीं समझ आ रहा तो ड्रॉप किक मारने से भी पीछे नहीं हटता है। इसके वो एपिसोड्स मुझे काफी सही लगते हैं जब ये अपने टीम मेंबर्स के लिए अलग से ओवर एफर्ट्स डाल देता है। एक एपिसोड में हमें बताया जाता है कि बान से पहले भी एक अर्थ ब्रांच में डेका रेड था जिसको होजी और जास्मिन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। फिर एक एलियनाइजर की फाइट में इन दोनों को बचाने के लिए उसके पैर में गोली लग गई और उस वजह से उसका करियर खत्म हो गया। उसके बाद उसने खुद को इन लोगों से बिल्कुल काट लिया। ये लोगों ने उससे काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता था और ये लोग उसके इस हालत का खुद को ब्लेम करते थे। तो प्रेजेंट में वो एलियनाइजर दोबारा लौट आता है और उसे देख के होजी जास्मिन दोनों बौखला जाते हैं। दोनों रिवेंज में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि बाकी सब टीम मेंबर से सही से कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं। तो ये सब देख के बान अकेले एसपीडी के स्पेस में सबसे बड़े हेडक्वार्टर में इन्फिल्ट्रेट कर देता है और वहां से उसी पहले डेका रेड की लोकेशन का इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है और उसे लाके इन लोगों के सामने भी खड़ा कर देता है। यही इसकी बेस्ट बात लगती है मुझे कि अपने टीम मेंबर को स्पॉटलाइट देने के लिए ये बैकग्राउंड में रह के उनका सपोर्ट बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर इसकी और होजी की डायनेमिक इस सीरीज की सबसे होलसम एस्पेक्ट है। पूरे शो में सब हटा दो, सिर्फ ये दोनों के बीच के इंटरेक्शंस ले लो। इन दोनों के बीच एक पॉपुलर कैच फ्रेज चलता है। पूरे सीरीज में बान होजी को आईबो बुलाता है, मतलब पार्टनर, 相棒って言うな。 और होजी को बान की हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी अनॉय करती है और ये उसे बार बार उसका पार्टनर होने से डिनाई करता रहता है। ऐसे ही बान इसे बार बार आईबो बुला के चिढ़ाता रहता है और होजी भी चिढ़ के इसे बार बार वही रिप्लाई दिया करता है। धीमे धीमे होजी भी बान की इज्जत करने लगता है, वो भी इस पर रिलाई करने लगता है, लेकिन फिर भी पार्टनर होने से डिनाई करता है। भाई सुंदर है आखिर। 相棒って言うな。 यहाँ मैं हल्का सा लास्ट एपिसोड का स्पॉइलर देने वाला हूँ। तो लास्ट फाइट होने से पहले ये दोनों का एक आखिरी मोमेंट होता है और ये इंटरेक्शन मैंने इतनी बार बैकवर्ड करके देखा है, मेरे से इतनी डीपर लेवल पे कनेक्ट होती है इन लोगों की रिलेशनशिप, तुम खुद ही देख लो। あとは頼んだぞ。相棒。この野郎。相棒って言うな。 यहाँ पहली बार होजी बान को उसके सामने पार्टनर बुलाता है, जो कि तुम खुद बान के रिएक्शन से देख सकते हो। और आखिर में ये दोनों एक दूसरे को हल्की सी स्माइल देते हैं। मतलब साफ है कि ये दोनों कैरेक्टर के लिए इंटरेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें मुझे शो का फैन बनाई हुई है। अब आते हैं सिक्स्थ रेंजर डेका ब्रेक टेक्कानायरा। इसे भी इसके निकनेम से बुलाते हैं इन लोग, तेत्सु। तेत्सु एसपीडी के एलीट डिवीजन टोक्यो से आया होता है क्योंकि मेन हेडक्वार्टर्स को लगता है कि अर्थ के डेका रेंजर्स एक सर्टेन एनिमी को नहीं हरा सकते। पहली बार जब ये बाकी डेका रेंजर से इंटरेक्ट करता है तो ये काफी एरोगेंट सा होता है, अपनी सुपीरियोरिटी इनको दिखाता रहता है और आपस में इनके मतभेद भी हो जाती है। उसकी ऐसी पर्सनैलिटी टोक्यो में ट्रेनिंग के दौरान ही बनी होती है, वहाँ क्योंकि अपने इमोशंस में कंट्रोल करना सिखाया जाता है। लेकिन काफी जल्द ये अर्थ के डेका रेंजर्स की रिस्पेक्ट करने लगता है, उनसे ये इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है कि यहीं रुक जाता है और इन लोग इसे प्योर नौकर बना देते हैं। तो जैसे सीरीज की शुरुआत में बान बाकी मेंबर्स को समझ रहा होता है, अब इसके पीओवी से हम लोगों को बाकी मेंबर्स की बैड एसरी दिखाई जाती है और साथ में बान इसके सामने बाकियों को हाइप भी करा करता है। बान और तेत्सु की रिलेशनशिप बड़े भाई छोटे भाई वाली होती है। बान उसे जबरदस्ती के लाइफ लेसन्स देता रहता है, लेकिन तेत्सु को पता रहता है कि ये लौंडा भी कोई इतना वाइज आदमी नहीं है और वो ये भी जानता होता है कि बान टीम के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे ही देख सकते हैं जब भी कोई कैरेक्टर अकेला सोच में डूबा होता है तो उसके पास आखिर सिर्फ बानी तो जाता है। तेत्सु का भी एक रनिंग गैग चलता है कि ये लड़का बात बात पे नॉनसेंस बोला करता है, खासकर उमेको और बान के पागलपन पे। और फिर मिशन के लिए लड़कियों का कॉस्प्ले करने के लिए भी रेडी हो जाता है।
इसके सेंट्रिक एपिसोड्स की राइटिंग भी काफी उम्दा होती है। इसका जो नेमेसिस वाले एलियनाइजर होता है वो भी बहुत खतरनाक विलन होता है। वो समझ लो किसी भी रिफ्रैक्टिव सरफेस में टेलीपोर्ट हो जाता है, तो अगर उससे प्रिजन में मिलने जाना है तो सारे रिफ्रैक्टिव चीजों को जमा करना पड़ता है और अपनी आंखों को भी पूरा ढक के जाना पड़ता है। ऐसा समझ लो कि वो एक आंसू से भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और फिर इस हरामखोर को पास्ट में तेत्सु ने कैद किया था। ये सिक्स्थ रेंजर जब अपना डेब्यू करता है तो मुझे काफी वियर्ड लगा था, क्योंकि बाकी डेका रेंजर्स का बॉन्ड ऑलरेडी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग था। अब एक नए मेंबर के लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन तेत्सु बिल्कुल परफेक्टली इस टीम में सेटल हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग तो बैड एस है ही, लेकिन मेरी बातों से तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेन ये सीरीज वर्क इनके साथ होने पे करती है। जब बान और होजी आपस में झगड़ते और फिर मिशन के वक्त एक साथ काम करते और एक दूसरे पर रिलाई करते। जब उमेको और जास्मिन लाइफ थ्रेटनिंग मिशन के लिए प्लान बनाती हैं। जब ये लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। कोई रिलेशनशिप में आ गया तो ये लोग बैठ के मस्त गॉसिप करना चालू कर देते हैं। लड़के लोग जेलस फील करते हैं कि आखिर अगले को लड़की कहाँ से मिल गई। इस वीडियो में मैंने मोस्टली कैरेक्टर्स की बात करी है, क्योंकि उसी ह्यूमन ड्रामा की वजह से ही मुझे ये शो पसंद है। लेकिन ये शो अपने सुपर हीरो एस्पेक्ट में भी इतना चार्मिंग है। सबसे पहले तो तुम्हारा पता नहीं, पर मैं सुपर सेंताई के रोल कॉल्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। एनिमी से लड़ने से पहले ये लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते रहते इतनी देर तक, और एनिमी भी मस्त खड़े होकर पूरा नाटक देखते। ये रोल कॉल्स में इतनी मजा आती है। फिर ये जापानीज एक्सेंट तो और दिल खुश कर देता है। देखा रे तू, देखा ब्रो, デカイエロデカピンク रिसेंटली मैंने और भी सुपर सेंताई देखना चालू कर दिए, मोस्टली पॉपुलर वाले, और हर एक का मेरा फेवरेट एस्पेक्ट यही रोल कॉल होता है। फाइट सब बाहर में जाए, मैं यही इंट्रोडक्शन देख के आंखों की तृप्ति करता हूँ। एक बार तुम लोग निंजा स्टॉर्म के काउंटर पार्ट निम्पू सेंताई हरिकेंजर का रोल कॉल देखना, इतना एपिक होता है वो। 忍風戦隊 डेका रेंजर्स की फाइट मोस्टली बेसिक सुपर सेंताई फाइट्स के जैसे ही होती है, पर एक्शन का मेन मजा तब होता है जब फाइट्स में यूनिक सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। जैसे अभी जो बताया मैंने, उमेको जब ड्रंकन स्टाइल करती है, होजी जब अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाके बॉक्सिंग करता है, जास्मिन जब एक घूसे में पूरे बस को उड़ा देती है। कुछ कुछ यूनिक फाइट सेक्शन में स्पेशल इफेक्ट्स भी पूरे चेंज हो जाते हैं। जैसे एक एपिसोड होता है उसमें इन लोग एक टूटी दीवार से वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ हर एक को अपना अपना कूल स्क्रीन टाइम मिलता है। यहाँ एंड में एक स्पेशल इफेक्ट होता है कि ये तार टूट जाता है जिससे बिजली निकल रही, और फिर देखा रहता और विलन एक दूसरे पे गोली बरसा के उसी गिरती बिजली के अराउंड घूमते। बिल्कुल चीजी स्पेशल इफेक्ट था, लेकिन बाकी फाइट से इतना डिफरेंट था कि इट्स टू गुड। और फिर हमारा डॉगी क्रूगर का सूट, भैया देखा मास्टर, इसके सारे स्पेशल अटैक्स ऐसे भयानक से होते, फील होता है कि भाई लेजेंडरी आदमी हुआ करता था ये कभी। सारे ट्रोप्स को रखने के बाद भी हर एक एपिसोड में तुम्हें कुछ ना कुछ नई क्रिएटिव चीजें मिलती रहेगी, कभी फाइट्स में, कभी कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी में, तो कभी बेसिक कैरेक्टर बैंटर में ही। फिर म्यूजिक इस शो की ओपनिंग सॉन्ग इतना ज्यादा कैची है कि मैं जब भी हर दिन चालू करता था इसे देखना तो एक बार ओपनिंग जरूर से जरूर सुनता था, और एक्शन सीन्स में भी वही थीम सॉन्ग बजता है तो वही तुरंत हाइप बन जाती है। इसके बाद एंडिंग सॉन्ग भी अलग कैची है, जिसमें ये डेका रेंजर्स डांस भी करते हैं अलग ही होलसम चूतिया पाए। इस शो में एक और एंडिंग सॉन्ग है गर्ल्स इन ट्रबल, जो कि तब बजता है जब उमेको या जास्मिन सेंट्रिक एपिसोड होते हैं। मैं खुद को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत कैची है। मैं इसे जब भी सुन लेता हूँ तो समझो दिन भर सिर्फ इसे गुनगुनाता रहता हूँ। काश तुम लोगों को ये सारे सॉन्ग सुना पाता। इस शो में जब भी इमोशनल मोमेंट्स होते हैं तो एक ट्रैक बजता है, वो बहुत रेयर सीन्स में बजता है, लेकिन उसे इन लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है, उस इमोशनल सीन्स को कई गुना बेहतर बना देता है। तो भाई मुझे नहीं पता तुम्हें इस वीडियो से कितना फील हुआ इस शो के बारे में। ऑब्वियसली ये एक किड शो है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। इसमें भी काफ़ी चीज़ी चीज़ें है ही, चाहे वो काफ़ी कम हो, लेकिन बच्चों का शो होने के बावजूद कैरेक्टर राइटिंग और नैरेटिव इतनी तगड़ी है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो देख के एहसास हो गया होगा। मुझे हैरानी है कि मैं इस उम्र में इन शोज में दोबारा घुस रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा हैरानी है कि ये मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। तो भैया जी, वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है। ये काफ़ी नीश टॉपिक था तो व्यूज़ कमाने के चांसेस बहुत है, लेकिन मैं चाहता कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और ये वीडियो उड़ जाए। ऐसा हो गया तो उसी दिन से मैं सच में भूतों को मानने लगूंगा। बाकी तुम लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त और दोस्ती नहीं आओ, इसलिए मैं आज के दिन तुम्हें अपनी कोई और वीडियो नहीं बेचूंगा। आज कोई प्रमोशन नहीं। तुम लोगों को मेरी और बकवास सुनने का मन करे तो चैनल वैसे भी तुम्हारे सामने, जो पसंद आए वो देख मारो। ताता कुन।